लेकिन पहले दिल्ली में हुए भयानक अग्निकांड की फिक्र। दिल्ली की भयानक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि इस देश में एक आम इंसान की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? क्या वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है? क्या कभी भी किसी निर्माणाधीन ब्रिज के टूटने से उसकी मौत हो सकती है? क्या वो कभी भी किसी भी इमारत के गिरने में मर सकता है? क्या कभी भी किसी कमर्शियल इमारत में आग की चपेट में आ सकता है? इन सवालों की वजह है देश की राजधानी दिल्ली का एक विभत्स हादसा, जब मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जो हमारे दर्शक भारत के अलग अलग कोनों में हैं, उनको बता दें कि मालवीय नगर एक बहुत बड़ा हब पॉइंट है, कमर्शियल पॉइंट है, जहां पर कई ऐसे छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं। खैर, बात इस होटल की। इस हादसे में 17 विदेशी नागरिक मारे गए। लापरवाह सिस्टम ने इसे हादसा बताया, लेकिन यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। क्योंकि जिन्हें लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोकना था, उनकी तो आंखों पर लापरवाही और लालच की पट्टी बंधी है। सुबह के वक्त के ये वीडियोस तब के हैं जब मालवीय नगर की सकरी गली के कॉर्नर पर अवैध तरीके से खड़ा फ्लोरिश स्टे B&B होटल अचानक से जलने लगा। अंदर बने कमरों से आग की भयंकर लपटें बाहर निकलने लगी। काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखा। अंदर फंसे हुए लोग चीखने चिल्लाने लगे, होटल से कूदकर जान बचाते दिखे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने 10 से ज्यादा लोगों को बचाया। आजा आजा चश्मदीदों की इन बातों से स्पष्ट है कि होटल में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास वहीं आसपास के लोगों ने सबसे पहले किया, जिसको कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। जो थे वो आम लोग थे वहां पर जो रह रहे थे, लोकल्स। ऐसे ही कुछ लोकल्स उस समय ये भी बात करते हुए सुनाई दिए कि फायर ब्रिगेड अब तक क्यों नहीं पहुंची। 20 मिनट तक फायर ब्रिगेड का इंतजार ही होता रहा। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं। इधर की तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है, ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है, और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अब बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है, और होटल में लगी हुई आग। उठा लो उठा लो उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गड्ढे में कूद जाओ यहाँ पर। वैसे तो आपको डिटेलिंग हम आगे देंगे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं। आपको याद होगा दिल्ली में एक एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, राइट? इसी दिल्ली में एक एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी। यानी एनक्रोचमेंट होता चला गया, लोगों ने घर बना लिए, घर के आगे घर बना लिया, और फिर उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जब वो सब कुछ बन रहा था तो सिस्टम क्या कर रहा था? सोचिए जरा। लाइसेंस भी दिए जा रहे थे, फायर डिपार्टमेंट भी था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी थी। क्या हो रहा था यहां पर? क्या कर रहे थे लोग? इसकी आगे डिटेलिंग आने वाली है। इस हादसे से जुड़े जो वीडियो अब आप देखेंगे वो भी कम परेशान करने वाले नहीं है। इसमें एक महिला भी 3 मंजिल ऊपर उसी आग में फंसी हुई दिखाई दे रही है। आग जब बेकाबू होती चली गई तो खिड़की से कूदकर जान बचाने के अलावा उस महिला के पास कोई और विकल्प नहीं था। होटल की छत से वायरल इस वीडियो में एक व्यक्ति जान बचाने के लिए छत पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बैग था। वो छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। पीछे की तरफ आग बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक ये व्यक्ति वहीं पर फंसा रहा। इन तस्वीरों से साफ है कि होटल अग्निकुंड में तब्दील हो चुका था, जहां अंदर मौजूद लोग बेबस नजर आ रहे थे।
इस हादसे में मारे गए लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन लापरवाही की लिस्ट उससे भी ज्यादा लंबी है, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे हादसा नहीं, यह हत्या है। ध्यान से देखिए, पहली और सबसे बड़ी लापरवाही तो यह थी कि जिस होटल में यह हादसा हुआ वहां सिर्फ 6 कमरे बनाए जाने की इजाजत थी, 6 कमरे, लेकिन 25 कमरे बना दिए गए। दूसरी लापरवाही, 6 कमरे बनाने की यह परमिशन बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के तहत दिल्ली सरकार से मिली थी, लेकिन इसका प्रयोग कमर्शियल होटल के जैसे होता रहा। तीसरी लापरवाही, जो 25 कमरे अवैध तरीके से बनाए गए, उनमें से कई रूम बेसमेंट में भी थे। जहां आग लगी, लोग भागे तो बाहर चैनल पर ताला मिला, लटका हुआ मिलता है, जिसके बाद कई लोगों ने वहीं पर जिंदा जलकर दम तोड़ दिया। चौथी लापरवाही, होटल के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी तक नहीं था। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जो कि इस हादसे का ट्रिगर पॉइंट भी है, कि बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं थे। सोचिए, दिल्ली में अगर आप एक छोटी सी डीडीए कॉलोनी में भी एक कमरा भी बनाते हैं ना, तो भी वहां पर म्युनिसिपल के लोग आ जाते हैं, तो भी वहां पर दिल्ली पुलिस आ जाती है। और यहां पर यह सब कुछ होता रहा, और कितने सालों से। ऐसे हालात में गलियों के बीच में बने इस लाक्षागृह से लोग कैसे बचकर बाहर आ सकते थे, यह अपने आप में एक मौजूद सवाल है। बेसमेंट में थोड़े रूम बने हुए हैं, उसमें लॉक हो गया। बेसमेंट में भी रूम है। हाँ, नीचे बना हुआ वो लॉक था, वो हमने काटा उसे आके, उसमें ज्यादा हमें प्रॉब्लम हुई थी। हमने काटा उसको, 7 लोग हमने नीचे से निकाले हैं। काफी लोग सोते रहे ना, काफी किसी को पता नहीं सो रहे थे। जब थोड़ी आग शोर मचा, उसके बाद हमने फिर ऊपर जाके लॉक लगा, ऊपर का ताला तोड़ा, ऊपर भी गए। आग स्प्रेड हुई है पीछे, जब शीशा तोड़ा गया ये वाला, उससे ऊपर की तरफ गई है। अंदर होटल में बहुत कम आग लगी है, अंदर की तरफ अगर फ्लोर पर हम बात करें, धुआं बहुत ज़्यादा है। धुएं से ही लोगों की डेथ हुई है और धुएं से ही लोग घबराए हैं। जब हम आए यहाँ आग थी, हमने यहाँ गद्दे बिछाए, गद्दे से पेशेंट ऊपर से कूदे हैं लोग बचने के लिए, जान बचाने के लिए। तो 3rd फ्लोर देखोगा, अब यहाँ से जालियाँ टूटी हैं, यहाँ से नीचे कूदे हैं जब हमने गद्दे बचाए। उसके बाद जब फायर फाइटिंग में आग बुझाई, हम उनके साथ चले। अंदर का मंजर हम आपको नहीं बता सकते। बाथरूम के अंदर, बेड के नीचे, जीनों पे, सब जगह जले हुए हालात में लोग पड़े हुए। मेन एरिया में ही आग लग गई थी, निकलने का तो चारा ही नहीं था। चारा था तो सिर्फ खिड़की से निकलने का ही था, और कोई चारा नहीं था। बाहर निकलने का, अंदर जाने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है, और वो ये रात में 11 बजे बंद कर देते हैं और ये सुबह खुलता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये हाथ से नहीं खुल सकता। हाँ, और वो जैसे आग लगी तो लाइट चली गई, तो वो बंद ही हो गया। 2 नाइजीरियंस थे, ये कूदे। एक हस्बैंड वाइफ दोनों कूदे ये। हाँ जी, 3rd फ्लोर से कूदे हैं। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी, और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के वो भी। मारे गए 21 लोगों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश और लाइबेरिया के नागरिक भी बताए जा रहे हैं। यानी मृतकों में ज्यादातर नागरिक अफ्रीकी देशों से थे। वो अपने परिवार वालों के इलाज के लिए दिल्ली आए थे और मालवीय नगर के इस अवैध होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि जिस होटल में वो रुके हुए थे वो करप्शन और बेईमानी की नींव पर अवैध तरीके से खड़ा हुआ था। नगर निगम और उसके अधिकारियों की आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी चढ़ी थी कि उन्हें इस होटल के निर्माण के दौरान कुछ दिखाई नहीं दिया, या फिर सेवा शुल्क लेकर उन्होंने अपनी आंख जान पूछकर बंद कर ली। अब इस हादसे के बाद की स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही लिखी जा रही है जैसे हर बार होता है। 21 मौतों पर दिल्ली सरकार और नेताओं ने दुख जताया। मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हुआ। कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। कुछ देर बाद एक पारंपरिक और सरकारी शब्द भी हवा में उछाल दिया गया, उच्च स्तरीय जांच, जिसके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी। कुछ दिनों तक शहर के बाकी होटलों पर रेड मारने की औपचारिकता होगी। चुस्ती और फुर्ती दिखाने के लिए 2-4 होटल सील भी कर दिए जाएंगे, और इसके बाद धीरे धीरे लोग इस हादसे को भी दूसरे हादसों की तरह भूल जाएंगे। इसकी फाइलें धूल खाएंगी और कहीं मौत का कोई नया होटल बनकर खड़ा हो जाएगा। यहां पर एक और सवाल है, क्या ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए कोई सर्वे पेपर या कोई व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया जाएगा कि इतना सब कुछ जो हो रहा है देश की राजधानी में, ये गैर कानूनी है और इसको हमें खत्म करना है? ऐसा होगा कुछ? सवाल काफी पुराना है, और ये ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि यह सवाल इतना पुराना है।
सिस्टम की नींद पहले क्यों नहीं टूटती है? हाल ही में गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड आपको याद होगा, जब सूर्या की हत्या के बाद प्रशासन को पता चला कि आरोपी असद का घर अवैध है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुआ हादसा भी याद कीजिए, जब बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने के बाद सिस्टम की नींद टूटी और जांच में पाया गया कि बेसमेंट अवैध तरीके से बना था। और 1997 का उपहार कांड याद करिए, जब हादसे के बाद प्रशासन को पता चला कि कितनी लापरवाहियों पर वो थिएटर खड़ा था। हर बार यही होता है। इसी होटल में लगभग 21 लोग आग से जलकर मर गए। अब उसी होटल की तस्वीरें देख रहे हैं। अगल बगल 2 होटल्स हैं। सबसे पहले ये कॉर्नर वाला शटर देखिए, ये बेसमेंट को जाने वाला रास्ता है, इसको लॉक करके रखा गया था। सामने जो बीच वाला रास्ता है ये होटल के रिसेप्शन और रेस्टोरेंट को जाता है। और इसके ऊपर जितने फ्लोर्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, लगभग 5 से 6 फ्लोर मुझे नजर आ रहे हैं। ये पूरा होटल इसको रेस्टोरेंट के अलावा होटल्स में तब्दील किया गया, क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल पास का इलाका है। गली में होने की वजह से होटल सस्ते मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा कोई पूछता नहीं है, इसीलिए लोग यहां पर रुकना प्रेफर करते हैं। ये गली देखिए, गली के बाहर लोग देखिए, इनमें ये पैदल जाने का रास्ता है और उसके पीछे ये फ्लैट्स अपार्टमेंट्स है, उनमें लगे एयर कंडीशन आप देख सकते हैं। अलग अलग फ्लोर बिल्डर अपार्टमेंट्स हैं और इसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। चारों तरफ इसी तरह के अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये ग्रीन रेजिडेंसी होटल है, इसी तरह का होटल यहां पर आप देखेंगे। इस तरह से यहां पर रिसेप्शन है और इस तरह से कमरे बनाए गए हैं। क्या हालत है जरा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम उसी गली में जहां मालवीय नगर के फ्लोरेंस स्टे में आग लगी है, एक होटल का मॉडल दिखाने के लिए आपको लाए हैं। ये भी होटल है, पता नहीं भगवान जाने इसकी परमिशन है कि नहीं है, लेकिन सीढ़ियां आपको नजर आएंगी, लिफ्ट आपको नजर आएगा, ये सकरी सी गली नजर आएगी। अब ये देखिए, इस सकरी सी गली में एक कमरा, यहां पर देखिए, आते जाइए, मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको दिखाएंगे। 2 कमरा, 3 कमरा, यहां पर सीसीटीवी लगा है, वाईफाई लगा है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि यहां पर आग लग जाए, इस गैलरी में ठीक इस मुहाने पर आग लग जाए, तो ये तीनों कमरे के लोग कहां जाएंगे? सुबह कॉल हमें 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे हमने अपनी 7 गाड़ियाँ इमीडिएटली टर्न आउट करी थी इस कॉल के ऊपर। फिर जैसे कॉल्स हमारे पास ज़्यादा रिसीव हो रही थी, साइमल्टेनियसली साथ साथ ही हमने एक वाटर बाउजर और उस पर टर्न आउट किया था, यानी कि टोटल इनिशियली 8 गाड़ियाँ इस पर टर्न आउट हुई थी। कहाँ से आग की शुरुआत हुई, क्या कारण थे, कुछ पता चल रहा है? देखिए, कारण तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन प्राइमा फेसिया जो देख के लग रहा है, बिल्डिंग को मैं अंदर गया था, पूरा बिल्डिंग सर्च करके आया हूँ, ग्राउंड फ्लोर से लगता है फायर स्टार्ट हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि होटल में प्रवेश और निकास का केवल एक ही गेट था। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या और बीएनएस की धारा में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस को फरार होटल मालिक लोकेश बजाज की तलाश है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। लेकिन दिल्ली में 21 लोगों की हत्या हुई है, यह समझने के लिए आपको गैर जिम्मेदारी वाली ये चेन भी देखनी चाहिए, जिसमें किसी का दोष छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन मौत के दोषी ये सभी हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला दोषी अवैध होटल का मालिक, जिसका नाम है लोकेश बजाज, जो अभी पुलिस के नेटवर्क से बाहर है। पता चला है कि उस होटल में लोकेश समेत 3 पार्टनर हैं। इसी इलाके में इनके कई और होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। इस चेन का दूसरा नाम स्थानीय नगर निगम है। इस अवैध होटल के निर्माण के वक्त गहरी नींद में सो रहा था। तीसरा गुनाहगार फायर डिपार्टमेंट है, जिससे ना तो इस होटल को चलाने की एनओसी ली गई, ना ही फायर डिपार्टमेंट ने कभी इतना कष्ट उठाया कि ऐसे अवैध होटलों की जांच की जाए, या फिर जांच की भी होगी लेकिन कुछ खैर एनीवे आप समझ सकते हैं। चौथा दोषी वो लाइसेंसिंग विभाग, जो होटल के मालिक लोकेश बजाज को B&B का लाइसेंस देकर निश्चिंत हो गया और यह जांच तक नहीं की कि जिस घर के अंदर 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला सिस्टम चलना था, वहां 25 कमरों का एक अवैध होटल चल रहा है। और आखिर में दोषी वो सरकार और सिस्टम, फिर वो चाहे जिस भी पार्टी का हो, जिसके अधीन ये सारे विभाग आते हैं। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी।
जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दोषी जो भी होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं, कोई भी दोषी हो वो बचेगा नहीं। मगर इस तरह की बात करना, इस समय राजनीतिक बातें ऐसी घटनाओं में अच्छा नहीं होता है। क्या कमी है वो उनकी जगह मैं कह रहा हूं, हम इसको पता करेंगे क्या कौन किसका दोष है। पिछले 3 महीने की बात मैं करूं तो चौथी ऐसी बड़ी घटना है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो कॉरपोरेशन है, डीडीए है, एमसीडी है, इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरीके की इलीगल कार्रवाई होती है। मालवीय नगर हादसे के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की है। बैठक में एलजी ने निर्देश दिए हैं कि कल से दिल्ली में 1 महीने की विशेष फायर सेफ्टी अभियान शुरू होगा, जिसके तहत दिल्ली के सभी होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर समेत तमाम संवेदनशील इमारतों की जांच होगी। उपराज्यपाल ने साफ कहा है कि इस दौरान फायर नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान की निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर करेंगे। साथ ही उपराज्यपाल ने इस घटना की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको पता है कि दिल्ली में जब गर्मी बढ़ती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स की अनदेखी की जाती है कई जगह। तो ये सारी चीजें पहले ही प्रीएम्प्ट क्यों नहीं की गई? हादसे का इंतजार क्यों किया गया? इस घटना में फिक्र का लेंस से यह साफ दिखाई देता है कि मालवीय नगर की घटना को सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कहना असल सवालों से बचना होगा। यह आपराधिक लापरवाही का खुला सबूत है। तंग जगह, बंद रास्ते, कोई फायर एग्जिट नहीं, वेंटिलेशन नहीं, ये सब मिलकर ऐसी इमारतों को चलते फिरते टाइम बॉम्ब बना देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन से सवाल है कि सुरक्षा मानकों को रौंदकर ऐसे ठिकाने सालों तक चलते कैसे रहते हैं? क्या निरीक्षण सिर्फ फाइलों में होता है? क्या ऑडिट सिर्फ खानापूर्ति के लिए होता है? चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाना सीधे सीधे अपराध है। मालवीय नगर का धुआं एक इमारत से नहीं बल्कि उस सिस्टम से उठा है जो नियम तोड़ने वालों को तब तक खुली छूट देता है जब तक किसी की जान न चली जाए। बात पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हादसे की, जहां ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक त्रासदी हो गई है। जो पार्टी उन्होंने 28 वर्ष पहले बनाई थी, अब वो उनसे छिन सकती है। आज बंगाल विधानसभा के सचिवालय में इसका ट्रेलर भी दिखा है। 1 महीने पहले तक मुख्यमंत्री नहीं ममता बनर्जी आज अपनी पार्टी बचाने के लिए जूझ रही हैं, लेकिन उनके हाथ में अब बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं दिखाई देता है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब टीएमसी के बागी विधायक स्पीकर रथिंद्र बोस से मिलने पहुंचे। उस वक्त इस कक्ष में करीब 58 विधायक मौजूद थे जिन्होंने पार्टी से निकाले जा चुके ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुनने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। सूत्रों के अनुसार ऋतव्रत बैनर्जी के समर्थन वाली इस चिट्ठी में 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता अखरुज्जमा को मुख्य सचेतक बनाए जाने के लिए कहा गया, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और श्यावली साहा को उपनेता बनाने का पत्र सौंपा गया। खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को अपनी चेयरपर्सन बताया। इससे संकेत यह मिल रहे हैं कि अभी बागियों का विद्रोह ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने शोभन देव की जगह अपना एलओपी चुन लिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया और ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष घोषित कर दिया। ऋतव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का कमरा भी आवंटित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी ने दावा किया कि वो जिस गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही असली तृणमूल है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी को की पार्टी में कोई भूमिका नहीं रहेगी। अभिषेक बैनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहाँ पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है तो
जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। विधायकों की बगावत के बीच तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी संगठनात्मक समितियां और अग्रिम संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि संगठन के हर स्तर पर आत्ममंथन, प्रदर्शन, समीक्षा और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद नए सिरे से संगठन का पुनर्गठन होगा। अब सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? क्या विधायकों के विद्रोह से ममता का पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा? इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे। अलग गुट बनाने के लिए इन्हें नियमों के अनुसार कम से कम 2/3 यानी 54 विधायक चाहिए। इस गुट ने अपने समर्थन में 58 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा किया है। यानी विधानसभा के अंदर तो ममता बनर्जी की बात नहीं चल पाई, लेकिन एक सच यह भी है कि बागियों ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी को अपना अध्यक्ष माना है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने इस पूरी कवायद को विश्वासघात कहा। मेरा भी सिग्नेचर है उसमें। जी जी, दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इतिहास देखिए, शिवसेना इतना बड़ा पार्टी, वो लोग भी परिवार से निकलने के लिए लड़ाई की। आज ये परिवार से बाहर आने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। परिवारवाद खत्म हो रही है देश में, ये उसका निशाना है। ये बहुत लोग प्रेयर कर रहे हैं, जो गाली देते वो माला पहना रहे हमारे नेताओं को। ये सीधे डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको खिलाफ एक ना एक भ्रष्टाचार के आरोप है। ये डर के मारे बचना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी पर नियंत्रण खो दिया है? और सवाल यह भी है कि क्या जो विधायक हैं वो अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं लेकिन ममता बनर्जी से नहीं? कई सवाल हैं। इसका जवाब काफी हद तक हाँ में हो सकता है। पिछले रविवार को ममता बनर्जी ने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। तभी मान लिया गया था कि टीएमसी में बगावत हो सकती है, लेकिन ये इतनी जल्दी होगी इसकी उम्मीद कम लोगों को रही होगी। 80 में से 58 विधायक अब ममता बनर्जी के खिलाफ बताए जा रहे हैं, जो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए जरूरी सीमा से ज्यादा है। बंगाल में भी विधायक दल उसी तरह विभाजित हुआ जैसा 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ था। 58 विधायकों वाला बागी गुट निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष पद की मान्यता चाहता था, जो मिल गई। जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आधिकारिक टीएमसी गुट के 22 विधायक संगठनात्मक अधिकार का दावा करते हुए शोभन देव को नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस का नाम और एक जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए बागियों को संगठन और संसदीय दल में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। 58 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ वो इस सीमा को पार करते दिखाई देते हैं। हालांकि संगठन का गणित अलग है। सवाल यह भी है कि विधायक दल टूट चुका है, ऐसे में क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? अगर कोई राजनीतिक दल 2 गुटों में बढ़ जाता है तो असली पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला चुनाव आयोग करता है। दावेदार गुट को यह साबित करना होता है कि उसके पास पार्टी के ज्यादा सांसद और विधायक हैं। इसके लिए सांसदों और विधायकों के हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र आयोग को दिए जाते हैं। दावेदार को यह भी दिखाना होता है कि पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी और संगठन उसके साथ हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कोर कमेटी और अन्य प्रमुख नेताओं का समर्थन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी ममता बनर्जी की पार्टी का सिर्फ विधायक दल टूटा है, संसदीय दल और संगठन में कोई टूट नहीं दिख रही है। इस हिसाब से ममता के हाथ से पार्टी का निकलना इतना आसान नहीं है। वैसे शिवसेना के मामले में 2022 में विधायक दल और संसदीय दल में 2/3 बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना था। उन्हें चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी।
ऐसे में संभव है कि शिंदे गुट की तरह यह मामला भी कोर्ट में जा सकता है। यानी इस खबर पर कई कानूनी एंगल अभी बाकी। अगर लेजिस्लेचर पार्टी जो जितने लोग लेजिस्लेचर में हैं उसके 2/3 अगर किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। किसी दल में अगर लोग टूट करके किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं और ऐसे में स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में मेन जो है जज के रूप में रहता है। और अगर वो टूटा हुआ दल मर्ज कर जाता है किसी पार्टी से तो वो डिफेक्शन के दायरे में नहीं आता है। अगर 54 से ज़्यादा विधायक जो टीएमसी के 80 में से 54 से ज़्यादा जब भी हो जाएंगे तो वो 2/3 जो लेजिस्लेटिव पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाता है। वो किसी भी अन्य पार्टी में मर्ज कर जाएगा तो डिफेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो स्प्लिट अलाउड नहीं है। फिर भी जो कानून में जो दूसरा प्रावधान है वो अपने आप में स्प्लिट ना कह के अपने आप को ही मेन पार्टी कह सकते हैं कि हम स्प्लिट नहीं किए हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो स्प्लिट के ग्रुप हैं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिवसेना केस के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यदि किसी दल के अधिकांश विधायक और सांसद किसी गुट के साथ चले जाते हैं तो निर्वाचन आयोग उसे बड़ा महत्व देता है। संगठनात्मक बहुमत महत्वपूर्ण है, लेकिन विधायी बहुमत भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को करता है और उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इस मामले को संविधान की 10वीं अनुसूची के एंगल से देखने की भी जरूरत है, क्योंकि विधायक के टूटने से दल बदल कानून एक्टिव हो जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून 1985 के तहत सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के मामलों में सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत स्पीकर को दल बदल विरोधी प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम और कार्यप्रणाली बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें यह है कि अगर कोई विधायक दल टूटता है, उसके 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं, उसे वैध विलय माना जाएगा। लेकिन यह तय करने का अधिकार स्पीकर का है कि क्या यह विभाजन या विलय कानूनी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो रही है। विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि बीजेपी टीएमसी को तोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी खुद टूट रही है, उनका कोई योगदान नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। एक्चुअली प्रॉब्लम किसका है? जो लोग उधर जा रहा है, साइन कर रहा है, उस एरिया का भाजपा का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग तो कुछ दिन बाद वहीं पर बीजेपी पॉलिटिक्स करना शुरू ना कर दे। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का माँ जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन ये भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा। जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं। जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है। इसको सिर्फ तृणमूल की त्रासदी ना समझा जाए, ये हमारे लोकतंत्र की त्रासदी है। राजनीति किस दिशा में जा रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि ये दिशा और राजनीति की ये दशा
हमारे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। बीजेपी आरएसएस की मंशा है कि चाइना मॉडल पर देश चले। सवाल यह है कि क्या विधायक के बाद सांसद भी टूट सकते हैं? टीएमसी में हुई इस बगावत के आर्किटेक्ट ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को माना जा रहा है। संदीपन साहा ने तो ममता बनर्जी के साथ लंबी राजनीति की है, लेकिन ऋतव्रत बैनर्जी टीएमसी में बहुत पुराने नहीं है। लेकिन बगावत की पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। ऋतव्रत बैनर्जी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ऐसे में सांसद भी बगावत कर सकते हैं। इसका कल एक ट्रेलर देखने को मिला जब लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर टीएमसी के 42 सांसदों में ममता बनर्जी के धरने में 10 से कम सांसद पहुंचे। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले ऋतव्रत बैनर्जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2008 में लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई से की। 2014 में सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। 2017 में सीपीएम ने ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी से निकाल दिया। 2020 में वो टीएमसी में शामिल हो गए, ट्रेड यूनियन अध्यक्ष बने। 2024 में टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ाया, वो विधायक भी बने और अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम आज टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास भी पहुंची। यानी राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह से देखें तो अभिषेक बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है लगातार। अब ग्लोबल फिक्र अमेरिका ईरान में हुए युद्ध की। सीज फायर के बीच ही दोनों देशों में मिनी वॉर बीते 10 दिन से जारी है। अमेरिका होर्मुज के पास ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट करता है। जवाब में ईरानी खाड़ी देशों की लिस्ट बनाकर बारी बारी से अटैक कर रहा है। एक दिन पहले भी यही हुआ। इस बार ईरान का टारगेट कुवैत के साथ बहरीन भी बना। यह पूरी खबर दोनों तरफ से हमले वाले वीडियो के साथ देखिए। कुवैत ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से आज फिर दहल उठा। कुवैत की सड़कों पर ईरानी मिसाइलें गिरती दिखी। कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कुवैत के आसमान में मिसाइल फटने से जबरदस्त धमाके हुए। ईरान का दावा है कि उसकी सेना ने कुवैत में 2 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अली अल सलेम और कैंप अरिफजान बेस को मिसाइलों से हिट किया गया। दोनों बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भीषण धमाके देखे गए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले का बदला लिया गया, लेकिन कुवैत और अमेरिकी सेंटकॉम का जवाबी दावा है कि ईरान के सभी हमले नाकाम किए गए। ईरान की कोई भी मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिकी सेंटकॉम ने 3 ईरानी ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने इस बार सिर्फ कुवैत पर हमला नहीं किया, बल्कि इस बार ईरान के निशाने पर बहरीन भी आया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट का बेस है। यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फरवरी मार्च में हुए युद्ध के दौरान इस फ्लीट पर ईरान ने कई बार हमले किए थे और एक दिन पहले भी 5वीं फ्लीट को ईरानी सेना ने टारगेट किया। ईरान की तरफ से वहां 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई और कई ड्रोन भेजे गए। हालांकि बहरीन ने दावा किया सभी ईरानी हमले नाकाम किए गए। बहरीन के अलावा इराक के इरबिल एयरबेस पर भी धमाके की खबर है, जहां एक के बाद एक कई तेज धमाके सुने गए। हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। आपके मन में सवाल होगा कि ईरान ने आखिर कुवैत और बहरीन पर अटैक क्यों किया? वो इसे अमेरिकी हमले का बदला क्यों बता रहा है? अमेरिका ने ईरान पर कब हमला किया, कहां पर किया? तो इसका जवाब केशम द्वीप है। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने पहले अटैक किया और केशम द्वीप पर आईआरजीसी कंट्रोल स्टेशन को टारगेट किया। हालांकि अमेरिका ने इसे भी आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। सेंटकॉम ने बताया कि ईरान की तरफ से अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। दावा किया गया कि इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। वैसे तो अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस तनाव की असली वजह क्या है यह भी समझ लीजिए। नया तनाव उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी सेना ने एक तेल टैंकर पर हमला किया हेलफायर मिसाइल से। यह टैंकर खर द्वीप के एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था, जिस पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। अमेरिका ने इस टैंकर पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया और वीडियो जारी किया। सेंटकॉम का कहना है कि जहाज ने अमेरिकी नाकेबंदी का पालन नहीं किया। इसके जवाब में ईरान ने लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद ही अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास केशम द्वीप पर स्ट्राइक की। बात बिगड़ गई। इससे भड़के ईरान ने कुवैत, बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। 48 घंटे पहले मुश्तबा खमनी ने कहा था कि अमेरिकी हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान की यही आक्रामकता उसी का नतीजा दिख रही है और इस नतीजे में शांति अब कोसों दूर दिखाई दे रही है। युद्धकाल में ईरान के सामने एक और चुनौती अपने सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खमेनी की अंतिम विदाई की है। फरवरी में जंग शुरू होने के पहले दिन ही वो मारे गए थे, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया जा सका। लेकिन अब इसकी तैयारी है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई के बीच ईरान के लिए यह आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कई शहरों से उनका जनाजा निकलेगा, जिसमें करोड़ों लोगों के आने का अनुमान है।
सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से बन रहे दबाव के दौरान ईरान ये सब कैसे मैनेज करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी 2026 वो तारीख जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल का पहला अटैक हुआ था। एक साथ कई ठिकानों पर बमों और मिसाइलों की बौछार कर दी गई थी। पहले दिन ही बंकर बस्टर जैसे घातक बम का इस्तेमाल हुआ। ईरान में चारों तरफ तबाही मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये खबर आ गई कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी हमले में खत्म हो गए। 4 मार्च को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना था, लेकिन भीषण युद्ध छिड़ने की वजह से इसे टालना पड़ा। तब से लेकर आज तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर लोगों को उनकी अंतिम झलक मिल पाएगी या नहीं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर उन्हें दफनाने की तारीख आ गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें अंतिम विदाई खोरदाद महीने के आखिरी में दी जाएगी। फारसी कैलेंडर के मुताबिक खोरदाद 21 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 21 जून को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा सकता है। इससे पहले तेहरान, कुम और मशहद शहर में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। सार्वजनिक जनाजा कार्यक्रम के लिए 3 दिन तय किए गए हैं, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। IRGC के पास खामनेई के अंतिम कार्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी है। खामनेई को सुपुर्दे खाक करने में हुई देरी इस्लामी रिवाज के लिहाज से असामान्य मानी जा रही है। आमतौर पर इस्लाम में किसी व्यक्ति को मौत के 1-2 दिन के भीतर उसके शव को दफना दिया जाता है, लेकिन खामनेई के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि भारी भीड़ की उम्मीद और युद्ध के कारण इतनी देरी हुई। अली खामनेई की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे शिया मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहर माना जाता है। मशहद की सबसे बड़ी पहचान इमाम रजा की दरगाह है, जो 12 इमामों वाली शिया परंपरा के 8वें इमाम थे। उनकी दरगाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है। हर साल ईरान और दूसरे देशों से करोड़ों लोग वहां जाते हैं। अब IRGC के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उन 2 करोड़ लोगों को संभालना है, जिनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर इतने लोग जुड़ गए तो ये ईरान के लिए नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में सबसे ज्यादा 1 करोड़ लोग आए थे। यह उस समय ईरान की कुल आबादी का लगभग 6ठा हिस्सा था। उस कार्यक्रम को आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाता है। लोगों का ऐसा सैलाब कि भगदड़ मच गई थी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने लगभग 4 महीने तक अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई का शव कैसे सुरक्षित रखा। इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये किस तरह संभव है ये जान लीजिए। शिया इस्लाम में एक विशेष परंपरा होती है अमानती। इसमें विशेष परिस्थितियों में शव को सीधे मिट्टी में दफनाने के बजाय एक मजबूत और सीलबंद ताबूत में अस्थायी रूप से किसी तहखाने या कब्र में रखा जाता है। कुछ महीनों या वर्षों बाद उस ताबूत को निकालकर स्थायी स्थान पर दोबारा सुपुर्दे खाक किया जाता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। शव को सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका है आधुनिक रसायनों का लेप लगाना, जिसे एम्बाल्मिंग भी कहा जाता है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड का इस्तेमाल होता है, जिसमें शरीर पर रसायनों का मिश्रण लगाकर शव को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के कारण पूरी दुनिया तेल और गैस का संकट से जूझ रही है, और अब उस संकट के कम करने के बजाय अमेरिका उसे बढ़ाने वाली नीतियों पर काम कर रहा है। इस खबर में हम अमेरिका से आई 2 ऐसी रिपोर्ट का जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। पहली खबर यह है कि अमेरिका ने भारत समेत जिन भी देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, वो बहुत जल्द उस छूट को खत्म करने पर विचार कर रहा है। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका भारत और चीन पर एक नए तरीके का टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। सबसे पहली बात करते हैं रूस तेल खरीद से जुड़ी खबर की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि रूसी तेल पर दी गई छूट को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, क्योंकि उस पर प्रतिबंध अमेरिकी नीति का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा छूट केवल अस्थायी व्यवस्था है और हम इस छूट को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहते हैं। रूबियो के इस बयान से के वैश्विक स्तर पर चिंता को बढ़ा दिया है। अगर अमेरिका ने रूस से तेल की खरीद पर दी गई छूट को बंद कर दिया तो भारत समेत यूरोप बहुत बड़ा एलिमेंट है, यूरोप और दुनिया के कई देशों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, इस साल अप्रैल के महीने में भारत ने रूस से 16 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात किया था, जबकि मई के महीने में यह कच्चा तेल आयात करने की ये जो दर है 19 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई। यानी अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में रूस से कच्चा तेल का आयात 23% तक बढ़ा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों की 85% से ज्यादा आयात करता है, इसीलिए रूस से तेल की खरीद पर मिली छूट बंद होने से भारत पर असर पड़ सकता है।
और दूसरी खबर यह कि अमेरिका ने भारत और चीन समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 60 देशों पर 12.5% तक नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह टैरिफ भारत, चीन, जापान और यूरोपियन यूनियन के कई देशों पर लगाने का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव के पीछे कारण दिया जा रहा है कि ये देश अपने यहां जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर पर रोक नहीं लगा रहे हैं और इस फोर्स्ड लेबर से बनने वाले प्रोडक्ट अमेरिका भेजे जा रहे हैं।